OMS गैस, इसको ऐसे याद रखते हैं OMS गैस के नाम से। अगर केवल दो COOH हैं, इसमें कोई भी CH2 नहीं है, तो ये ऑक्जेलिक गैस है। मेलोनिक एसिड अगर एक CH2 और इसके बीच में डाल दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है मेलोनिक एसिड। अगर इसमें दो COOH के बीच में दो CH2 ग्रुप जोड़ दिए जाए तो इसी का नाम हो जाता है सक्सीनिक एसिड। तीन जोड़ दिए जाए ग्लूटामिक, चार जोड़ दिए जाए एडिपिक और आठ जोड़ दिए जाए तो सैप्सिक एसिड। तो ऐसे ही एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के बारे में, तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता था, हमने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर कहीं पे कोई CH2 ग्रुप, अगर ये मिथिलीन ग्रुप दोनों तरफ किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा है जहां C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N टाइप का कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, तो ऐसे ग्रुप को एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप के बारे में कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स क्या होते हैं, और हमने चर्चा करी थी कि इथाइल एसीटोएसीटेट इसको बनाने की विधि क्या है, कैसे हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमने बात करी थी क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में। तो क्लेजन कंडेंसेशन में हमने डिस्कस किया था कि CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 एथिल एसीटेट की क्रिया अगर स्ट्रॉन्ग बेस C2H5ONA के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ का नाम है इथाइल एसीटोएसीटेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो इस दिन बताया था हमने कि कैसे इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें से एसीटेट पार्ट को उठाएंगे। तो एसीटेट को उठाया CH3 C डबल, इसको कहते हैं एसीटेट। अब इस एसीटेट में एसीटो ग्रुप जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एसीटो ग्रुप। तो एसीटो ग्रुप जोड़ने के लिए इसकी संयोजकता को एक कम करेंगे, CH2 करेंगे और यहाँ पे COCH3 ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये हो गया एसीटो एसीटेट। और अगर एथिल ग्रुप और अगर इसमें जोड़ दें तो इसका पूरे का नाम हो जाएगा एथिल एसीटो एसीटेट। तो इस तरीके से हमने बात किया है कि एथिल एसीटो एसीटेट की स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें जो CH2 ये दिख रहा है दिस इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ये क्या है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। यही जो CH2 ग्रुप है यही एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। अब हम इसके साथ रिएक्शन करें बेस की, तो क्या होता है बेस की रिएक्शन के साथ? तो बेस क्या होते हैं? अगर हम क्षार की बात करें कि क्षार के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा कि ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, बहुत एसिडिक होते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा करी थी। CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इस CH2 के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O है, तो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। और ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जब बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा। तो जैसे ही H+ निकलेगा तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और OC2H5। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये बेस H+ को निकालने का काम करता है, तो यहाँ से H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने बात करी कि जब भी हम बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो जो एथिल एसीटोएसीटेट है उसमें एक सॉल्ट का निर्माण होता है। तो बेस के साथ में हमने रिएक्शन के बारे में बात करी। इसके रिएक्शंस की बात करें आगे की रिएक्शन को, तो इसमें अगली रिएक्शन है एल्काइलेशन। तो दोस्तों एल्काइलेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि एल्काइलेशन क्या होता है, तो एल्काइलेशन में हमने कहा है कि अगर कहीं पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O OC2H5 अगर ये लिखा है साल्ट और इसमें एल्काइलेशन कराना है तो हम CH3Cl की क्रिया करा दें इसके साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है और यहाँ से Cl को बाहर कर देता है। तो जब ये Cl को बाहर कर देगा यहाँ से, तो जो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5 और इस CH पे क्या जुड़ जाएगा? CH3, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैक किया है? नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है एल्काइलेशन। अगर ऐसे ही अगर हम इसकी रिएक्शंस इस कंपाउंड के साथ में करवाएं तो इस बार ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा CH के ऊपर और यहाँ से Cl को बाहर कर देगा और क्या बनाएगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH, ये C डबल बॉन्ड O OC2H5 और इस CH पे ये जुड़ जाएगा पूरा ग्रुप। ये CH ही तो अटैक कर रहा है, तो अगर ये CH इस पे अटैक कर रहा है तो ये CH2 ये C डबल O C2H5 यहाँ पे आके जुड़ जाए।
ये देखें कि विद CH2I और CH2I, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसके हमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो देखो जरा इस रिएक्शन को अगर हम देखते हैं और अगर इसकी रिएक्शन हम CH2I और CH2I के साथ कराते हैं, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें अगर एक नेगेटिव मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से I बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि इसके पास दूसरा हैलाइड है, तो अगर इसके पास दूसरा हैलाइड है तो इसका ये नेगेटिव चार्ज इस पे ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से I को बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से जो पदार्थ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो दो CH2 ग्रुप, इन दोनों के, ये CH2 इससे जुड़ेगा और ये वाला CH2 इससे जुड़ेगा, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5 यहाँ पे, और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O तो इसके बीच में क्या जुड़ेगा? ये CH2 इस वाले कार्बन से जुड़ गया CH2 और ये वाला CH2 इससे जुड़ गया और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जब हम दो हैलाइड वाली कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दो मोल रिएक्शन करेंगे, और एक हैलाइड वाली रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक हैलाइड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और दो हैलाइड होंगे तो दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटोएसीटेट एंड इट्स डेरिवेटिव, अब हम जो बात करने वाले हैं कि वो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे रिएक्शंस में। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, दिस इज तो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएं तो इसमें अगर H2 डालें तो क्या होगा, और H प्लस की मीडियम में, तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एक पार्ट तो ये है, और ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CHR और C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से ये बीटा कीटो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीटा कीटो एसिड। देखिए जरा, ये एसिड का आर्ट है और एसिड से पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा, तो बीटा कीटो एसिड कहते हैं इसको। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बीटा कीटो एसिड करेंगे। अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंस में और हाइड्रोलाइसिस इसका कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, तो रिएक्शन की स्पीड और फास्ट हो जाती है। और ये हाइड्रोलाइसिस दो जगह पे करता है, यहाँ पे भी करता है और यहाँ पे भी करता है, तो यहाँ पे भी ग्रुप लेकर के चला जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, RCH2 बॉन्ड O और OH, ये बन जाएगा। यानी कि हम जैसा चाहेंगे यहाँ पे R, वो हम R पिछली रिएक्शन पे लगा रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं। देखिए R जो हम जो चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें इस रिएक्शन में तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा वो जो चाहे हम वो बना सकते हैं। एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ के इसके डेरिवेटिव से, तो वो पूछ सकते हैं कि क्या इसमें बनने वाला है, कैसे इसको बनाएंगे, किसकी रिएक्शन से बनाएंगे। तो यहाँ R को चेंज कर करके हम कई तरह के एसिड का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें इसकी सहायता से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो अगर इसमें हम सबसे पहले BH डालें तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा। ये स्टेप हमने पढ़ा। इसके बाद अगर हम यहाँ Cl C2 CH2 C डबल O C2H5 डालें तो हमने बताया था कि नेगेटिव यहाँ इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये जो बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा
CH2 COO C2H5। तो ये कंपाउंड हमने थोड़ी देर पहले बनाया। अगर इसी कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पे एक OH, यहाँ एक H जुड़ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे एक OH जुड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे एक OH जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो क्या बन गया, देखो ये CH2, ये तो बनेंगे बनेंगे एसिटिक एसिड वगैरह, देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये C डबल बॉन्ड O OH, तो ये बन गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। इसको ऐसे याद रखते हैं OMS गैस, इसको ऐसे याद रखते हैं OMS गैस के नाम से। अगर केवल दो COOH हैं, इसमें कोई भी CH2 नहीं है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड। मेलोनिक एसिड अगर एक CH2 और इसके बीच में डाल दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है मेलोनिक एसिड। अगर इसमें दो COOH के बीच में दो CH2 ग्रुप जोड़ दिए जाए तो इसी का नाम हो जाता है सक्सिनिक एसिड। तीन जोड़ दिए जाए ग्लूटामिक, चार जोड़ दिया जाए एडिपिक, और 8 जोड़ दिए जाए तो सैप्सिक एसिड। तो ऐसे ही एडिपिक एसिड भी बनाना सीखेंगे आप। एडिपिक एसिड कैसे बनता है, ग्लूटामिक एसिड भी बना सकते हैं, तो जो चाहे हम वो बना सकते हैं इसके द्वारा। अगर हम यहाँ पे जो डेरिवेटिव लेंगे उस डेरिवेटिव के हिसाब से इसमें जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हमने इससे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर चुके हैं। तो दोस्तों हम नोबेल नोजल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि नोबेल नोजल रिएक्शन क्या है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन अगर हम बेंजीन डाइड के साथ कराते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OH, अगर इसके साथ कराते हैं एथिल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नोबेल नोजल रिएक्शन। अगर यहाँ पे वही बेस की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को कराएंगे तो आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव। सबसे पहला पार्ट हमने यही सिखाया है कि जब भी इसमें बेस डालेंगे तो एसीटोएसीटिक एसीटेट में हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये नेगेटिव इसके C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और यहाँ पे O नेगेटिव टूट जाएगा। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा C6H5CO नेगेटिव, और ये H है यहाँ पे, और इससे क्या जुड़ा है CH, और इस CS से क्या क्या जुड़ा है वो जोड़ दीजिएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे इस CH से ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O OC2H5। अभी नेगेटिव चार्ज को देखें, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस H+ डालेंगे तो इसमें H+ जुड़ जाएगा। अब देखिए जरा, अगर किसी भी कार्बोनिल समूह के अल्फा पे H और बीटा पे OH हो, किसी भी कार्बोनिल समूह के अल्फा पे H और बीटा पे OH हो, तो उसको हीट कराने पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से H और H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा C6H5। ये एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे CH, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस आगे कराएंगे तो यहाँ पे भी OH बन जाएगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे H बन जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिनेमिक एसिड बना दिया। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का नाम है नोबेल नोजल रिएक्शन। इसके बाद हम बात करें इसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान दें। तो हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही इसमें हम बीज डालेंगे तो यहाँ पे CH नेगेटिव बनेगा और C डबल बॉन्ड O और OC2H5। अगर इस रिएक्शन में हम थोड़ा सा ध्यान दें कि जो नेगेटिव चार्ज है अगर इसके साथ ये अनुनाद करे और ये इस तरीके से O नेगेटिव यहाँ पे बना ले तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्थिति बनेगी, और इक्विलिब्रियम की स्थिति में ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव या H दिखाई देगा और ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OC2H5 दिखाई देगा। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं बेस की, तो बेस डालने पे ये जो कंपाउंड होता है या तो इस फॉर्म में पाया जाता है या तो इस फॉर्म में पाया जाता है। इस कंपाउंड में दोनों ही कीटोन ग्रुप है, तो इसलिए इस फॉर्म को कीटो फॉर्म कहते हैं और इस वाली फॉर्म को इनॉल फॉर्म कहते हैं। इनॉल कैसे कहा हमने, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो इन लगा दिया, OH एल्कोहल का ऑल लगा दिया, तो ये इनॉल फॉर्म हो गई। तो ये कीटो एंड इनॉल फॉर्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेसिक मीडियम में। तो जब ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है
तो कभी एक्वस कंडीशन में बात करें, एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर बिना एक्वस कंडीशन की बात करें तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH और ये H यहाँ पे, ये OH और O यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसकी वजह से ये 75% पाया जाता है। लेकिन एक्वस कंडीशन में क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह पे जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अच्छी कर लेता है, तो इसकी वजह से एक्वस कंडीशन में कीटो फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो इनॉल फॉर्म यहाँ पे स्टेबल है, उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जरा इस इनॉल फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या ये रिएक्शन भी देता होगा इनॉल फॉर्म की जैसी? तो इनॉल फॉर्म का प्रमाण देने वाली कुछ रिएक्शंस हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन यूरिया के साथ करवाते हैं, अगर हम एथिल एसीटोएसीटेट की रिएक्शन यूरिया के साथ कराते हैं तो इनॉल फॉर्म का होना प्रूफ होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है यूरिया के साथ रिएक्शन? तो रिएक्शन ऑफ इनॉल फॉर्म विद यूरिया, इसकी जो इनॉल फॉर्म वो यूरिया के साथ में रिएक्शन करते हैं तो CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। अगर हम इसकी रिएक्शन यूरिया के साथ करवाएं तो कैसे रिएक्शन होती है? देखिए यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा तो H2 जुड़ जाएगा और ये यहाँ से जुड़ गया करेंट, और ये नेगेटिव यहाँ मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से इसको निकाल देगा। तो ये क्या बना? कुछ इस तरह का कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड, इधर NH, इधर ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O, ये बाहर निकल गया और इससे जो NH जुड़ा है वो ये जुड़ा। अगर आपने थोड़ा सा भी 12th क्लास में पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ये मैथिल यूरेसिल, मैथिल ग्रुप और यूरिया से जो बना है यूरेसिल, कहाँ पाया जाता है यूरेसिल? अभी DNA के बारे में पढ़ा है, RNA के बारे में पढ़ाया था, तो ऐसा बताते हैं कि इसमें 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इसी तरीके से RNA में 4 क्षार होते हैं, आया यूं चला गया, तो थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल। वही यूरेसिल यहाँ पे बनता है मेथिल यूरेसिल, जो कि इनोल फॉर्म के होने का प्रमाण देता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे मेलोनिक एस्टर के बारे में कि मेलोनिक एस्टर क्या है।